Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrigang Bharadwaj and I am your English educator. In this particular session, I will discuss with you about National Defense Academy English paper. As you all know, English language is asked in the second paper of NDA exam, that is General Ability Test. So let's start. We will see what are the topics asked in English language paper. Now first of all, we have the pattern of paper and what are the topics. First of all, we have spotting errors. Now spotting errors is a section based on English grammar. Now this topic requires a thorough knowledge of English grammar. अगर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से आते हैं तो जब एनडीए का इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा फिर आपके पास है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम लोग बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स को। किनको बोलते हैं फ्रेंड्स? सिमिलर वर्ड्स को। हिंदी में आप इनको क्या बोल सकते हैं? समानार्थी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? समानार्थी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पैटर्न मैंने आपके लिए लिया है ये लेटेस्ट एग्जाम जो 2018 में एनडीए का पेपर हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। फिर आपसे 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स आप किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलोम शब्द कहे जाते हैं एंटोनिम्स। तो इनके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के भी कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 5 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको इन दोनों चीजों का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू हैव कंप्लीट कमांड ऑन वोकैबुलरी एज वेल एज ग्रामर सेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो एंटायरली बेस्ड ऑन ग्रामर। अगर आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आती है तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाएंगे। फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल एज वन वर्ड। तो यहां पे समझिए दोस्तों 3 सेक्शन अवेलेबल है। एक इडियम्स है, एक है आपके पास फ्रेजल वर्ब और एक है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो तीनों में से कोई भी सेक्शन पूछ लिया जाता है। जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है लेटेस्ट उसमें आपसे 5 क्वेश्चन केवल और केवल किसके पूछ लिए गए? ईडीएम के पूछ लिए गए। हो सकता है नेक्स्ट बार ईडीएम ना पूछ के 5 क्वेश्चन सिर्फ फ्रेजल वर्ब के पूछ लिए जाए। हो सकता है फ्रेजल वर्ब के ना पूछकर 5 क्वेश्चन केवल वन वर्ड के पूछ लिए जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड ना पूछ के पूरे 10 क्वेश्चन इडियम्स के पूछ लिए जाए। तो ये स्लाइट वेरिएशन पेपर में होता रहता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे दोस्तों, PQRS के नाम से। आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ये टॉपिक जाना जाता है जम्बल्ड सेंटेंसेस के नाम से। तो इसके भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं। क्लोज टेस्ट में आपके पास पैसेज आता है फ्रेंड्स एक पूरा, और उस पैसेज में आपको कई जगह ब्लैंक्स मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, और वहां पे आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग या वर्ड लिखना रहता है ऑप्शंस में से चूज करके। तो इस तरीके का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का उसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन ऑफ द एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, बट डोंट वरी, व्हेन यू विल स्टडी विद मी एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। एंड द लास्ट वन इज पैसेज। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स?
10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमेशा पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप काउंट करें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 प्लस 10, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर इन एनडीए एग्जाम इज 50। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनके अलावा या इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्पॉटिंग एरर से। जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं फ्रेंड्स, ये एनडीए 2018 जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें से पूछे गए हैं। आप सब जानते हैं एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो जो सेकंड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके लिए लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, नो एरर। ये इस तरीके से स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 4 सेक्शन में रहता है, ए, बी, सी और डी। अगर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनता है दोस्तों? नो एरर बनता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी। और जिस चीज का नॉलेज आपका यहां पे टेस्ट किया जाता है वो है ग्रामर। आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीजें इस टॉपिक से आपकी टेस्ट की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ही अपीयर्स टू बी ए ऑनेस्ट मैन। अब यहां पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑनेस्ट की अगर बात करता हूं तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। मैन की अगर बात करता हूं तो मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट आर्टिकल चैप्टर में ये सीखने को मिलेगा। मैंने कोर्स में ये चैप्टर जब पढ़ाया है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया है कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। साथ ही साथ जिस वर्ड के पहले हम लोग यूज करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आया तो मैन के लिए है आर्टिकल, लेकिन ऑनेस्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाया गया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अब ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो जब भी हिंदी लैंग्वेज का वाउल आता है, दैट मीन्स ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरीके से, तो हम लोग कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज नहीं कर पाते। हमें किसका यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स? एन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? एन का। तो यहां पे कौन से सेक्शन में एरर हो गया? सी सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप कोर्स में मुझसे सीखेंगे और आपके लिए बहुत इजीली सारा पेपर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वन ऑफ द मेंबर्स expressed doubt if the minister was an atheist। जो मेंबर्स थे उनमें से एक ने ये संदेह व्यक्त किया कि जो मंत्री था वो एक एथिस्ट था। एथिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? नास्तिक, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज एथिस्ट। Sometimes it is also asked in one word substitution। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये वर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको हर चीज को समझना है, पता नहीं कौन सी चीज आपको कहाँ यूजफुल हो जाए। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ क्या हुई देखिए, ये इफ एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों, बट इफ कंजंक्शन आप यूज करते हैं किसके लिए? कंडीशन के लिए। जबकि यहाँ पे कंजंक्शन कंडीशन के लिए नहीं है, यहां पे कंजंक्शन आया है कॉन्सिक्वेंस के लिए। किसके लिए आया दोस्तों? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम। और परिणाम के लिए जो कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग यूज करते हैं दैट। तो इफ की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? दैट लिखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी दी करेक्ट सेंटेंस। दैट मीन्स एरर कौन से ऑप्शन में हो गया? बी ऑप्शन में हो गया। ठीक है, तो जब कंजंक्शन मैंने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए,
This view has been taken by one of the ablest persons who has written on this subject. कि इस मुद्दे पे जो विचार लिया गया है वो जितने भी सक्षम लोग हैं उनमें से एक का लिया गया है। इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दोस्तों। और जब मैंने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया है कोर्स में तो रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पर्सन्स जो हुआ ये क्या हो गया दोस्तों, एंटीसीडेंट हो गया। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे वर्ब का यूज करते हैं। तो एंटीसीडेंट पर्सन्स प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो हैज गलत हुआ, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। तो ये इसलिए सी पार्ट में यहाँ पे एरर हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When I have discussed this chapter, I have thoroughly discussed this concept of relative pronoun. Now next is fourth one is a very simple question. देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं वहां पे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ग्रामर वोकैब, सिर्फ आपका एक कॉमन सेंस भी काम करता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस एज द वाइज वुड से. ये कहावत आपने भी बचपन में सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी क्या होता है, विंस द रेस होता है, जबकि इन्होंने क्या लिख के दे दिया, ओन्स द रेस. तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, विंस द रेस. तो यहाँ न ग्रामर का यूज हुआ न वोकैब का यूज हुआ, आपके कॉमन सेंस का, या आप एक चीज बोल सकते हैं आपकी रीडिंग स्किल्स का. तो आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, दैट इज श्योर. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रुथ और नॉन वायलेंस. सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अक्सर हम लोगों को ये कहता हुआ सुनते हैं कि ज़्यादातर जो मनुष्य हैं उनका डेवलपमेंट इस तरीके का नहीं है कि वे सच्चाई से और अहिंसा से जुड़े रहें ताउम्र. जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण जरूर आता है जब हर व्यक्ति झूठ बोलने पे मजबूर होता है. उसे पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए परंतु फिर भी वो झूठ बोलता है. अहिंसा उसे पता है करना सही है बट फिर भी वो हिंसा करने पे उतारू हो जाता है. तो इस तरीके से ये वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ. अब यहाँ पे गड़बड़ देखिए, हम लोग टेंस में पढ़ते हैं कि जब भी हैज़ और हैव वर्ब हमें मिले तो हम इसके साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं. जब मैंने आपको टेंस सिखाया है कोर्स में तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैव नॉट इवॉल्व्ड ये तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन और के बाद में आपने ग्रो लिख दिया तो ग्रो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एरर हो गया. यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, ग्रोन लिखना पड़ेगा. तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, यहाँ पे सी पार्ट में एरर हुआ. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. कोर्स को अगर आपने अच्छे से सीखा तो आप सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे. नेक्स्ट, सिनोनिम्स किस तरीके से मैंने सिखाए हैं वो देख लीजिए. सिनोनिम्स मैंने आपको पिक्चर और निमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए सिखाया है ताकि हर वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाए. देखिए वर्ड मैंने लिया एक्सटैटिक, क्या पढ़ेंगे, एक्सटैटिक, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. अब आईसी सफिक्स से एंड हो रहा है. आईसी सफिक्स से एंड होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव होगा. स्टैटिक का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्नता. हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, अत्यधिक प्रसन्नता. मीनिंग क्या हुआ, रिलेटिंग टू एक्सटेसी. ठीक है. अब सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स क्या है, रैप्चरस, इलेटेड, यूफोरिक और एक्सिलरेटेड. ये सारे इसके सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी हुए. यूज देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजपाल यादव वॉज एक्सटैटिक व्हेन ही हर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू बी ए फादर. राजपाल यादव आपको हमेशा याद रहते हैं
क्योंकि आपने इनको काफ़ी मूवीज़ में देखा है और ये क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं, मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो जब भी आप इनको देखेंगे वर्ड आपके दिमाग में आएगा स्टैटिक। सेंटेंस का मीनिंग था कि राजपाल यादव बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्हें ये पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, विविड। विविड एक एडजेक्टिव है। विविड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी और लाइफ, यानी आप बोल सकते हैं ऊर्जा या जीवन से ओत प्रोत, फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी, एनर्जेटिक, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टर्म्ड एज विविड। सिनोनिम्स हैं लाइवली, विजुअल, पिक्चर्स्क्यू और डेलिनिएटेड। यूज देखिए, चाइल्डहुड इज अ विविड टाइम ऑफ द लाइफ। जो भी बचपन है, किसी भी व्यक्ति का बचपन हो, मेरा, आपका, हमेशा ऊर्जा और जीवन से भरा हुआ था। वी आर वेरी हैप्पी व्हेन वी वर चाइल्ड। चाइल्डहुड का जो समय था, बचपन का, हम लोग हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे, आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप बच्चों को देखेंगे, बचपन को याद करेंगे, वर्ड आपके दिमाग में आएगा विविड। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात होगी एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, विलोम शब्द को बोलते हैं, और इंग्लिश में आप जानते हैं अपोजिट वर्ड्स। वर्ड है आपके पास एनर्वेटेड, ठीक है, वर्ब है। इसका मीनिंग होता है मेक समवन फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटैलिटी, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा थकान होना, ऊर्जा विहीन होना, उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्वेटेड। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज्ड, स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेश्ड, क्योंकि अपोजिट मतलब जो इसका उल्टा, तो थकान का अपोजिट क्या होगा, किसी को ऊर्जावान बनाना, ठीक है। इसलिए एनर्जाइज्ड, स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेश्ड सारे एंटोनिम्स हैं एनर्वेटेड के। यूज देखिए, दिस कैट वॉज एनर्वेटेड आफ्टर चेजिंग अ रैट। अक्सर जो बिल्ली होती है वो चूहे के पीछे दौड़ती है, और कई बार चूहा इतना दौड़ा देता है कि बिल्ली थक के इस तरह चूर हो जाती है। तो टॉम एंड जेरी आप देखते हैं, तो जब भी आप इस तरीके की पिक्चर देखेंगे, टॉम एंड जेरी आपको याद आएगा, वर्ड आपके दिमाग में आएगा एनर्वेटेड, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द टेक्निक टू लर्न एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज इंसर्टेड। इंसर्टेड इज अ वर्ब। इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना, ठीक है। दैट मीन्स हैविंग एन इंसर्शन एज अ मसल, टेंडन और लिगामेंट अटैच्ड एज द एंड ऑफ ए मसल दैट मूव्स अ बोन। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अंदर डालने की बजाय बाहर निकालना, तो रिमूव्ड, इरेज, डिसलॉज और डिस्प्लेस, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इंसर्टेड के। यूज देखिए दोस्तों, द सोल्जर्स इंसर्टेड बुलेट्स इन गन। यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो सिपाही है वो बंदूक में गोली डाल रहा है, ठीक है। तो बंदूक में गोली डालना, किसी भी चीज को अंदर डालना, दैट इज टर्म्ड एज इंसर्टेड। तो इस तरीके से वोकैब आपके दिमाग में फिट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक है, उसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग वो देखिए। क्वेश्चन आपको दिया है, व्हेन द पुलिस अराइव, जब पुलिस पहुंची, द थीफ, चोर ने कुछ किया। अब चोर क्या करेगा, पुलिस आएगी, तो देखिए वैसे तो कॉमन सेंस है कि भी चोर क्या करेगा, भागेगा जब पुलिस आएगी। तो वैसे देखा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है करने का, तरीका ये है कि हर वर्ड के मीनिंग को आप फटाफट एनालाइज कर लें। देखिए स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, तो टहलने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, भाई पुलिस आ गई है तो चोर टहलेगा नहीं। मूव का मतलब होता है थोड़ा आगे बढ़ना, तो दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, नाइदर स्ट्रॉल इज एप्रोप्रिएट। गैलोप दैट मीन्स बच निकलना, ठीक है। और रैन मतलब भाग छूटना। और देखिए फ्रेजल वर्ब भी बनता है रैन अवे, तो ये एक मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एंड दैट फॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिज डैश एज एन ऑफिसर वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, कि उसका जो बिहेवियर था या बर्ताव था वो एज अ ऑफिसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिंग, डेड, डूइंग और रिकॉर्ड 4 ऑप्शन आपको दिए हुए।
तो ऑफिसर की एक्टिंग संतोषजनक नहीं है, ये ऑफिसर कभी एक्टिंग तो करेगा नहीं, एक्टर करता है एक्टिंग, तो ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट वर्ड है। ही डेड एज एन ऑफिसर भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सीधा दूसरा एडजेक्टिव, तो ये गड़बड़ है। नाउन आता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, तो डेड का यहाँ कोई रोल नहीं है। डूइंग मेन वर्ब है तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गड़बड़ हुआ। रिकॉर्ड नाउन है और पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसके बाद नाउन आएगा। तो हिज रिकॉर्ड एज एन ऑफिसर, कि उसका जो रिकॉर्ड था ऑफिसर के तौर पे वो संतोषजनक नहीं था। नेक्स्ट आप देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस तरीके से हम लोग सीखेंगे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर। तो एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है टेंस चैप्टर का। लास्ट जो है ये मैंने सिखाया है कि लास्ट एक एडवर्बियल फ्रेज है पास्ट सिंपल टेंस का। किसका एडवर्बियल फ्रेज है? पास्ट सिंपल टेंस का। और अगर पास्ट सिंपल टेंस का कोई एडवर्बियल फ्रेज यूज किया जाता है तो उसके अंदर हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में। व्हेन डिड आई गो, ये गड़बड़ हुआ क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। पहले हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट की आ जाती है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये गड़बड़ हुआ। तो नो इंप्रूवमेंट पिक्चर से बाहर चला गया। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये पिक्चर से बाहर, ये भी गड़बड़। आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से अगर आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट है इवन ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। कंजंक्शन चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस बताएं, ठीक है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? या तो ऑल्दो का यूज करते हैं या फिर दो का यूज करते हैं, इवन का नहीं करते। तो नो इंप्रूवमेंट पिक्चर से बाहर चला गया। फॉर आपको क्या बताता है? रीजन, कारण बताता है। सिंस भी आपको रीजन बताता है, कारण बताता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों पिक्चर से बाहर। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑल्दो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑल्दो। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास ईडियम आ गई है। देखिए ईडियम भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम का। तो ईडियम किस तरीके से हम लोग याद करते हैं? तो तरीका आपके सामने है। अ फेदर इन वंस कैप, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपलब्धि, ठीक है। किसको बोलते हैं? फेदर इन वंस कैप, उपलब्धि को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल देंगे? अचीवमेंट बोल देंगे फ्रेंड्स। क्या बोल देंगे? अचीवमेंट बोल देंगे। तो मीनिंग समथिंग अचीव दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज विक्ट्री, जो विजय हो, उपलब्धि हो, अचीवमेंट हो। यूज देखिए, when Mary Kom won at Olympics it was a feather in her cap। ये जो मैरी कॉम है आप सब इनको जानते हैं, जबरदस्त इंडिया की बॉक्सर हैं, महिला सेक्शन में लड़ती हैं ये। और जब भी आप इनको देखेंगे तो आपको ईडीएम याद आएगी, a feather in one's cap, क्योंकि लगातार जीत पे जीत, लगातार इनके अचीवमेंट्स हैं। तो इस तरीके से ईडीएम आप लर्न कर लेंगे। एक और तरीके से फ्रेजल वर्ब को सीखते हैं। फ्रेजल वर्ब है एम एट। फ्रेजल वर्ब बोलते किसको है? वर्ब के साथ जब हम लोग किसको ऐड कर देते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन को, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है? टू पॉइंट अ वेपन एट समवन और समथिंग, मतलब किसी पे लक्ष्य साधना, किसी को निशाना बनाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एम एट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नो वन इन द विलेज न्यू दैट द सोल्जर्स वर टेकिंग एम एट देयर विलेज, कि गांव में किसी को भी नहीं पता था कि सिपाही जो हैं वो उनके गांव पे लक्ष्य साध रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। तो सिपाहियों से आपने फ्रेजल वर्ब रिलेट करके याद कर लिया एम एट, क्योंकि अक्सर सिपाहियों के पास हथियार होता है और वो निशाना साधते हैं। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ते हैं? देखिए, कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एज फूड, ठीक है। आप एक प्रजाति के ही लोगों को जब खाने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर आप मनुष्य हैं और मनुष्य को ही खाने लग जाएं तो आपको क्या संज्ञा दी जाएगी? नरभक्षी। और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं।
तो एक स्टेटमेंट को एक शब्द में कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तस्वीर देखिए, कैनिबल, ज़ॉम्बी, तो इस तरीके से आपने रिलेट करके इसको याद कर लिया। नेक्स्ट, अब जम्बल्ड सेंटेंसेस की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। जम्बल्ड सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट खोजिए, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही तो होता है सेंटेंस। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपने ढूंढ लिया तो सेंटेंस तो मीनिंगफुल बनेगा ही बनेगा। अब देखो पी में आपको टू मिला है, तो टू तो सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां से पी से कभी शुरू नहीं हो सकता। दैट क्या है, कंजंक्शन है, तो इससे कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है, तो इससे कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इट सब्जेक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि इट पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, और इंग्लिश लैंग्वेज में या तो नाउन सब्जेक्ट बनता है या प्रोनाउन, तो यहां से शुरुआत होगी। तो देखिए डी तो सीधा सीधा पिक्चर से बाहर है क्योंकि एस से शुरुआत नहीं हो रही। अब एस, इट इज इंपॉर्टेंट, ये एक क्लॉज हो गया, ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि कोई नेक्स्ट बात तो जोड़ेंगे आप दूसरे क्लॉज को, और जोड़ेंगे तो आपको कौन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो एस के बाद में कौन आएगा, क्यू, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, एस क्यू पी आर। पूरा मीनिंग क्या है देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट आई स्पीक टू माई क्लाइंट, कि मैं अपने क्लाइंट से बात करूं इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक्स ध्यान रखेंगे, एक एक सेकंड में आपके आंसर आएंगे। एक और क्वेश्चन सीखिए, यू हैड बेटर, अभी अभी आपको सिखाया ऑफ से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, सो दैट से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि ये कंजंक्शन है। ठीक है, वी से शुरू इसलिए नहीं हो पाएगा क्यों, हालांकि वी सब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, हैड बेटर, तो यू सब्जेक्ट ऑलरेडी, हैड हेल्पिंग वर्ब, बेटर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे फिर मेन वर्ब आपको ढूंढनी पड़ेगी, और वो मेन वर्ब बनेगी वर्क हार्ड। तो यहाँ पे शुरुआत किससे होगी दोस्तों, एस से होगी। तो ए और डी आपके पिक्चर से बाहर चले गए। अब बनेगा किस तरीके से, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, ठीक है, कि आपको बेहतर मेहनत करनी चाहिए थी, और ऐसा करते तो क्या होता, तो कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, और वो जोड़ेंगे किससे, कंजंक्शन से। तो एस क्यू दोनों में है यहाँ पे देखिए, तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड सो दैट वी विल बी श्योर ऑफ गेटिंग अ गुड रेस्पॉन्स, क्योंकि आपने कंजंक्शन ले लिया है सो दैट, तो फिर नया सब्जेक्ट आएगा, और वो नया सब्जेक्ट किस में है, आर में। तो यहाँ पे अगेन बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि यू हैड बेटर वर्क हार्ड सो दैट वी विल बी श्योर ऑफ गेटिंग अ गुड रेस्पॉन्स, कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी ताकि हम लोग अच्छे परिणाम के लिए तैयार रहते। सो दिस इज द वे वी विल स्टडी इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।